हमारा अगला पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाय ए स्केलर, ठीक है। अगर आप किसी वेक्टर को, है ना, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मींस ए नंबर, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है कोई a, सपोज करिए दिस वेक्टर a, ठीक है। आप सबको पता है वेक्टर में वी हैव मैग्नीट्यूड एंड वी हैव डायरेक्शन। जो एरो की डायरेक्शन होती है वो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और जो एरो की लेंथ होती है, एरो की जो लेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, है ना। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। सपोज करो मुझे एक 10 न्यूटन का वेक्टर बनाना है, तो मैं एक स्केल ले लूंगा, 1 सेंटीमीटर इज 1 न्यूटन एंड आई विल ड्रॉ ए वेक्टर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किसी ने बोला कि इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a, तो जब आप उसको 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या होगा, जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन रिमेन्स सेम। प्लीज नोट डाउन कि व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, its direction remains same but magnitude changes. Its direction remains same but magnitude changes. अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब ये जो वेक्टर होगा ये पता कैसा होगा, ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ। जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उसका ट्वाइस हो जाएगा बट विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। एंड लेट मी क्लियर इट कि वह स्केलर इज पॉजिटिव ओनली देन, बात समझ आपको, कि अगर हमारा स्केलर पॉजिटिव है तो वो उतने टाइम्स हो जाएगा जितने से आपने उसको मल्टीप्लाई किया है। व्हाट इफ स्केलर इज नेगेटिव, सपोज दैट दिस इज वेक्टर a और मैं इसको -12 से मल्टीप्लाई करूं, तो इट विल -a/2। तो व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा, तो नाउ मैग्नीट्यूड बिकम्स हाफ। एंड व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन, बिकॉज नाउ यू हैव अ नेगेटिव, इसलिए इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी एंड नाउ इट विल बी लाइक दिस, विद अपोजिट डायरेक्शन एंड विद हाफ मैग्नीट्यूड, दिस -a/2, ठीक है। तो अगर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर का बाय स्केलर, पास हो जाएगा आपको, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड पड़ जाएगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अब जो हमारा वेक्टर, हमने स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किया है, वेक्टर का वेक्टर से भी मल्टीप्लिकेशन होता है बट उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाद में आएगा जब लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो वहां उसका एप्लीकेशन भी है, उस टाइम पे हम देख लेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स, ठीक है। और वेक्टर का वेक्टर से जो डिवीजन होता है दैट इज नॉट पॉसिबल, तो लिख लीजिए वेक्टर डिवीजन इज मीनिंगलेस। वेक्टर्स आपस में डिवाइड नहीं होते, दे कैन बी मल्टीप्लाइड विद स्केलर, ठीक है। वेक्टर्स ऑल्सो कैन बी मल्टीप्लाइड, उनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज मीनिंगलेस, ये लिख लीजिए, ठीक है। वेक्टर डिवीजन नहीं होता है, ओनली मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने देख लिया कि अगर आप वेक्टर को किसी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर से, तो क्या होगा। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि जैसे किसी पॉइंट पे सपोज करिए, है ना, किसी पॉइंट पे हेडिंग लिखिए पहले आप, if sum of 3 vectors is 0, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। if sum of condition of 0 is certain, right?
ये ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट। तो आप लोगों ने एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है तो किस केस में होगा बताइए आप। दो वेक्टर्स का सम जीरो कब हो सकता है? बोलिए आप कि अगर दो वेक्टर्स का सम मुझे जीरो करना है ना, दो वेक्टर्स को मतलब ऐड करो आप, उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाए, ऐसा किस केस में हो सकता है? कोई नहीं बताएगा मुझे? दिस वेक्टर ए, मैंने आपको बोला है कि में वेक्टर्स की फील नहीं आती कि वेक्टर्स क्या है ना, तो मैंने आपको बोल रखा है यू कैन थिंक ऑफ फोर्सेस। आप वेक्टर के प्लेस पे सिर्फ फोर्स सोचिए तो आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि दो फोर्सेस का सम जीरो कब होगा? अब तो आप बता सकते हो ना कब जीरो होगा दो फोर्सेस का सम? कब जीरो होगा? जब दोनों क्या हो, इक्वल एंड ऑपोजिट हो। ठीक है, अगर कहीं पे दो वेक्टर्स हैं, इफ यू हैव टू वेक्टर्स है ना, तो उनका रिजल्टेंट जीरो किस केस में होता है? इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट। बहुत छोटी सी बात है बट प्लीज राइट इट। ठीक है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो ओनली इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब एक वेक्टर ये है एंड एक वेक्टर ये है माइनस है, उनका सम जीरो हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसी बॉडी पे आप 50 न्यूटन फोर्स आगे लगा दें और 50 न्यूटन फोर्स पीछे लगा दें तो क्या बॉडी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो रिजल्टेंट विल बी जीरो। दिस इज कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट। लेकिन अगर यहां पे हमारे पास थ्री फोर्सेस हो तो क्या होगा? ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं, हेडिंग लिखिए, कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट इन थ्री वेक्टर्स। और इसका बहुत यूज होना है, बहुत ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं आपको कि अगर किसी पॉइंट पे, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट पे थ्री फोर्सेस हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, तीन बंदे उसको खींच रहे हैं है ना, तो उस कंडीशन में उसका रिजल्टेंट जीरो कब होगा? उन तीनों फोर्सेस का। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लेना। ठीक है, सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो। तो देखो भाई, मेरे पास एक वो है, इमेजिन करिए पॉइंट है। ठीक है, एक बंदे ने F1 फोर्स इधर अप्लाई किया, एक बंदे ने F2 फोर्स इधर अप्लाई किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? बोलो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में आएगा। इधर इन दोनों का जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो बीच में आएगा। एक बंदा इधर खड़ा है और उसका फोर्स F3 है। ठीक है, और इन तीनों ने मिलकर इस ऑब्जेक्ट को रोक रखा है। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में इस पे क्वेश्चन होते हैं जहां पे थ्री वेक्टर्स होते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास थ्री वेक्टर्स हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीनों का सम जीरो है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो। ठीक है, अब आप सोचिए, ट्रायंगल लॉ के बारे में सोचिए। अगर मैं F1 और F2 को ऐड करूं, क्यों? अगर मैं F1 और F2 को ऐड करूं और इन तीनों का सम जीरो है तो F1 F2 को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आएगा ना वो F3 के बिल्कुल अपोजिट होगा। हाँ या ना बोलो आप लोग, बोलिए, ये बात समझ आ रही है? अगर F1 F2 F3 का रिजल्टेंट जीरो है, क्लियर ना, तो इसका मतलब जो F1 F2 का रिजल्टेंट आएगा वो F3 के बिल्कुल अपोजिट होगा, तभी तो उसका सम जीरो होगा। तो मैं वही करने वाला हूं, मैं F1 F2 को पहले ऐड करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि उसका F3 से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो मैं F1 F2 को ऐड करता हूं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में आप सबको पता है, पहले एक वेक्टर बनाते हो जिसको हम हेड टेल मेथड बोलते हैं, जहां पे हेड फिनिश होता है वहां से यू ड्रॉ टेल एंड देन यू फाइंड रिजल्टेंट। चलो मैं F1 F2 का रिजल्टेंट फाइंड करता हूं। दिस F1
नेवर चेंज डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दी ना तो वेक्टर चेंज हो गया। एंड ऑल्सो ट्राई टू कीप सेम लेंथ, स्केल तो मेरे पास है नहीं, बट आई विल ट्राई टू मेक दिस लेंथ एंड दिस लेंथ सेम एंड दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन ऑल्सो सेम, जिससे कि वेक्टर चेंज ना हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन घुमा दी तो वेक्टर चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, या आपने लेंथ चेंज कर दी तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। बट आई डोंट हैव स्केल, बट मैं ट्राई करूंगा कि आई ड्रॉ ऑफ मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो दिस इज F1, जहां पे इसका वो खत्म हुआ है हेड, यहां से आप स्टार्ट टेल ऑफ F2। ट्रायंगलों में आपको बता चुका हूं ना, ट्रायंगलों में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, तो दिस इज F1 एंड फ्रॉम हियर I will draw tail of F2. This is F2. बहुत से बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ट्रायंगलों में एरो पर बहुत उल्टे सीधे बना देते हैं। तो पहले मैंने F1 बनाया, तो इस मेथड इज कॉल्ड हेड टेल मेथड, जहां पे इसका F1 का हेड फिनिश हुआ, I will start tail of F2 and this will be resultant. ठीक है, this will be F1 plus F2। ठीक है, this will be F1 plus F2। अब मुझे पता है, अब आप सोचिए कि ये F1 plus F2 आ रहा है और ये F3 के बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। बोला ऐसा होगा नहीं होगा? भाई जितना इन दोनों ने फोर्स लगाया ना मिलके, जितना F1 F2 का मिलके फोर्स आया है, बिल्कुल उतना ही फोर्स F3 है। तो अब आप लिखिए कॉपी में, लिख लीजिए नोट्स पे, लिखिए प्रॉपर कि रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू F3। लिखिए आप, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जितना F3 का मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल होना चाहिए, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है आपको? बताओ पहले, बात समझ आ गई ना? ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये F1 प्लस F2 आ गया एंड ये F3 है। ये F3, मैंने F3 को यहां बना दिया। ठीक है, और ये F1 प्लस F2 है। अगर F1 प्लस F2 की वैल्यू और F3 की इक्वल अपोजिट, तो सन 0 हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां से F1 प्लस F2 को हटा के यहां पे F3 फिट कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? इस फिगर में यहां से F1 प्लस F2 को हटा दो और F3 फिट कर दो। तो क्या बन जाएगा भाई? अगर F3 यहां पे फिट हो गया, समझे? तो कैसा ट्रायंगल बन गया बताओ? ये देखो साइक्लिक ऑर्डर में ट्रायंगल नहीं बन गया। क्यों? दिस F1, जहां पे F1 का हेड फिनिश हुआ, वहां से F2 की टेल और यहां से F3 की टेल और ये, तो यहां तो खाना करते रहिए। बोलिए, समझ में आ रही है आपको बात? कि जो यहाँ पे F1 प्लस F2 आया था उसको हटा के मैंने यहाँ पे F3 को डाल दिया ऐसे। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, कौन कौन? F1 F2 F3। ठीक है, और मैं उनको ड्रॉ करना शुरू करूं, और उनको ड्रॉ करने पे मतलब टेल हेड टेल हेड टेल हेड, अगर मैं उनको इस ऑर्डर में ड्रॉ करूं तो दे फॉर्म ए क्लोज्ड ट्रायंगल। They form a closed triangle। क्या आपको समझ आ रही है? तो अगर 3 वेक्टर्स ने एक क्लोज्ड ट्रायंगल फॉर्म कर लिया तो रिजल्टेंट विल बी 0। ये कंडीशन है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ ना करते रहिए भाई, मैं उसी हिसाब से अपनी पेस बढ़ाऊं और कम करूं। इफ यू डोंट रिप्लाई आई विल बी स्लो, कीप रिप्लाइंग तो मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो लिखिए आप, इफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0। ये कंडीशन आ गई कि इफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0
they form a closed triangle in cyclic order. They form a closed triangle in cyclic order. What is meaning of cyclic order? Tail head, tail head, tail head. This is cyclic order. समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने क्या बताया कि मैंने F1 F2 को ऐड किया, रिजल्टेंट आ गया F1 प्लस F2, और अगर सम 0 है तो F1 प्लस F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो F3 के बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है, तो मैंने उसको ड्रॉ करके दिखाया कि अगर मैं F3 को यहां लाके फिट कर दूं तो ये क्लोज फिगर बन जाएगी। ठीक है, बात समझ आई आपको? तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि अगर कहीं पे 3 वेक्टर्स का सम 0 है। अब एक आपसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जेई में भी आया हुआ, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन, मुझे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर आपसे जेई का क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट मुझे लगता है कि यू कैन आंसर इट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने यहां पे 3 फोर्सेस अप्लाई किए। आई डोंट नो एंगल्स, मुझे एंगल नहीं पता है, मुझे पता है कि यार एक फोर्स 3 न्यूटन है, दूसरी फोर्स 6 न्यूटन है, और तीसरी फोर्स जो है कहीं भी हो सकते हैं, कैन बी एनीवेयर, F1 F2 F3 कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एंगल हो सकता है, बट अगर उन्होंने ट्रायंगल बना दिया तो सम विल बी 0। एंड अच्छा, मैं पूरा क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, ठीक है, आपको मुझे आंसर देखिए, वी हैव 4 ऑप्शंस, ये फोर्सेस की वैल्यू गिवन है 1 5 7 2 3 6 6 9 12 6 9 6, ये हमारी फोर्सेस हैं। आई डोंट नो डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। क्वेश्चन ये था कि इन 4 ऑप्शंस में किस में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स कैन बी 0। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि किस ऑप्शन में जो फोर्सेस हैं उनका सम 0 हो सकता है। चलिए लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि नहीं गौरी, देखो बेटा सुनो, इफ किसी ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है, ट्रायंगल तब बनता है व्हेन सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन द बिगर साइड। डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट? कि किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल बनने के लिए, मुझे पता आपने 8 9 7 कब पढ़ा जरूर होगा कि ट्रायंगल बनाने के लिए जो हमारी छोटी साइड्स होती है ना, उनका जो सम होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। जो उसकी सबसे बड़ी साइड है उससे ज्यादा उसका सम आएगा। ये पढ़ा होगा आई गेस, ठीक है, जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा है कि इफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, अगर 3 वेक्टर्स का सम 0 है तो दे मस्ट फॉर्म एक ट्रायंगल, उनको ट्रायंगल बनाना है इन साइक्लिक ऑर्डर। तो ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है कि 2 छोटी साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो वो कंडीशन किस पे फुलफिल हो रही है? ये 2 छोटी साइड्स हैं 1 5, द सम इज 6 लेस देन द बिगर साइड, जो लार्जेस्ट साइड उससे छोटा है। 2 + 3 5 ओनली इन सी, राइट? बस कुछ बता नहीं हो 6 और 9 कितना हो गया? 6 9 15, और ये बड़ी साइड से कम है। तो आप सिर्फ यहीं पे यू कैन फॉर्म ए ट्रायंगल, आप यहीं पे ट्रायंगल बना सकते हो, बाकी आप कहीं ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। तो आई होप यू गेट कि